नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मेक इन इंडिया बनाने की बात चल रही है, नए भारत के निर्माण की बात चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि नए भारत का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखाई देता है कि जो भारत पहले से था उसे भी अधोपतन की ओर गर्त में डाला जा रहा है। हम यह हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य लेकर के आपके सामने आए हुए हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या भारत का लोकतंत्र विकसित हो रहा है, भारत राष्ट्र विकसित हो रहा है, या भारत राष्ट्र पतन के रास्ते पर जा रहा है। और दिनों दिन भारत की हालत न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और वोट की राजनीति के लिए जो लटके झटके अपनाए जा रहे हैं, उसके कारण भारत की तबाही हो रही है, भारत के बुरे दिन आते जा रहे हैं। तो साथियों, अभी ताजा मामला है अग्निपथ का। अग्निवीर बनने के लिए सरकार ने ऑफर दिया कि सेना में जो भर्ती की जाएगी उन्हें अग्निवीर का दर्जा दिया जाएगा और वे 4 साल तक ही नौकरी कर सकेंगे, जिसके विरोध में पूरे देश भर के युवा गोलबंद हो गए हैं और सड़कों पर उपद्रव मचा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं पूरे देश में। अभी सांप्रदायिक हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ था। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला अंतर्राष्ट्रीय पर चल ही रहा था कि इसी बीच अग्निपथ ने अग्नि में झोंक दिया भारत देश को। अब देखिए, कल यानी 15 तारीख को शुरुआत हुई थी। आज युवाओं का आंदोलन और उग्र हो गया और कल के लिए उम्मीद की जा रही है कि और ज्यादा उग्र होगा और उग्र होता ही जाएगा, क्योंकि युवाओं के अंदर जो आग जल रही है, युवाओं के अंदर बेरोजगारी से जिस तरह से उनकी हालत पतली हो गई है, उन्हें एक दिन तो इस तरह से आंदोलन करना ही था। लेकिन अग्निपथ ने चिंगारी में घी का काम किया है और युवा सड़कों पर आ गए हैं। झुलसती गर्मी में अगर युवा, पूरे देश के युवा भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि किसान आंदोलन के बाद अगर कोई किसान आंदोलन तो शांतिप्रिय था, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था, लेकिन युवा शांत नहीं बैठेंगे। इनका खून गर्म होता है, इनमें जोश होता है, उत्तेजना होती है। ये किसानों की तरह समझदार, संवेदनशील नहीं है। और युवाओं के सामने आने पर 1976-77 में जयप्रकाश नारायण ने जिस तरह से क्रांति किया था, समग्र क्रांति, तो इंदिरा सरकार पलट गई थी। अगर युवा आज 1976-77 की तरह गोलबंद होकर के सड़कों पर उतरे हैं, तो यह भी अंदेशा है कि मोदी सरकार को ले डूबेंगे। किसानों ने तो उनके साथ धोखा किया गया, 3 कानून वापस करके बाकी मांगों के लिए धोखा किया गया, लेकिन चुप बैठे रह गए वो। लेकिन युवा चुप रहने वाले नहीं लग रहे हैं। तो ऐसे में भारत का निर्माण हो रहा है या भारत का विनाश हो रहा है, इसका आकलन आप खुद कीजिए। 10 लाख नौकरियां देने की बात अभी कही गई थोड़े दिनों पहले, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, खास करके युवा समुदाय जो कि बेरोजगारी की आग में झुलस रहा है।
और जितने भी संवेदनशील लोग हैं, चाहे वो समाज सेवी हों, बुद्धिजीवी हों, जो भी संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो कि मोदी जी के जुमलों में, मोदी जी के झूठ में भरोसा नहीं करते हैं, इनमें से किसी को भी यह भरोसा नहीं हुआ कि 10 लाख नौकरियां भारत सरकार उपलब्ध कराएगी बेरोजगारों को। 2014 के पहले जब चुनाव में उतरे थे, 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात कही थी। 8 साल बीत चुके हैं, अब तक तो 16 करोड़ नौकरियां दे देना चाहिए था, और 16 करोड़ से सीधे 10 लाख पर उतर आए हैं। और 10 लाख का आंकड़ा भी लोगों के गले नहीं उतर रहा है। तो इसकी एक वजह है। वजह यह है कि मोदी सरकार, इनका आरएसएस, इनके हिंदू संगठन जो कुछ बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं उसे बोलते नहीं हैं। अगर यह बोला जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां युवाओं को 1.5 साल के अंदर दी जाएगी, तो 1.5 साल बहुत दिन नहीं है। पता चल जाएगा कि इस जुमले का क्या हश्र होने वाला है, और उसके बाद ही फिर तुरंत 2024 का चुनाव आ जाएगा। तो 10 लाख नौकरियां, अग्निवीर, जिस तरह के जुमले, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा 2024 का, वैसे वैसे सब्जबाग दिखाने की कोशिशें हो रही है मोदी सरकार द्वारा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। इंटरनेशनल मुस्लिम कमेटी ने रोक लगाया, और भारत में मानवतावादी संगठनों और दुनिया भर के मानवतावादी संगठनों ने आवाज उठाया। इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्यक्रम इनका फिलहाल रुका हुआ है। अब वे विकास के और बेरोजगारी के और इस तरह के तमाम आंकड़ों का सब्जबाग दिखा करके एक बार फिर से 2013-14 की तरह, 2019 की तरह युवाओं को, किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को क्या कहा गया था कि 2022 तक हर किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होने के बजाय आमदनी घट गई, और किसान 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे अपनी बातों को मनाने के लिए, क्योंकि उनकी खेती को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके जमीन को कारपोरेट के हवाले करने की कोशिश की गई थी मोदी सरकार के द्वारा। कहा तो गया कि इनकम दोगुनी करेंगे, लेकिन सरकार ने किसानों को उजाड़ने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में कामयाब नहीं हुए, और ये कानून उन्हें वापस लेना पड़ा। आंदोलन से बहुत डरते हैं। जब तक आंदोलन चल रहा था तो इनके जितने मंत्री हैं, कोई खालिस्तानी कहता था, कोई मवाली कहता था, कोई देशद्रोही कहता था। इनके मंत्री लोग कहते थे ऐसा, और खुद प्रधानमंत्री जी किसानों को आंदोलनजीवी कह रहे थे। लेकिन किसानों की एकता और किसानों के संघर्ष ने मोदी जी को घुटने पर ला दिया और माफी मांगने तक के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरह से भारत सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, जिस रास्ते पर चलने के लिए कह करके सत्ता में आई थी और मेड इन इंडिया बनाने की बात कही थी, तो वो मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि जो पहले से हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत था उसको मटिया मेट करने की कोशिशें हो रही है। छोटी छोटी कोशिशें से लेकर के बड़ी कोशिश हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की छोटी कोशिशों से शुरू और बड़ी कोशिश पर खत्म 2025 तक। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और ये तथाकथित 10% हिंदू जो कुछ कहते हैं, उनकी बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और किसानों की तरह, बेरोजगारों की तरह समाज के हर समुदाय को कमर कसनी पड़ेगी आंदोलन करने के लिए, वरना ये मुसलमानों को उजाड़ेंगे, मुसलमानों की बस्तियों को उखाड़ेंगे,
बुलडोजर चलाएंगे, मुसलमानों को जमींदोज करेंगे, उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाएंगे। सिर्फ मुसलमानों के साथ ये कार्रवाई नहीं होगी। अगर पिछड़े और दलित समाज के लोग चुप बैठे रहेंगे, मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, बेरोजगारों का साथ नहीं देंगे, किसानों का साथ नहीं देंगे, तो अगला नंबर इन्हीं का है, ओबीसी एससी एसटी का नंबर है। और इन्हें जिस तरह से आजादी के बाद से लेकर के गुलाम बनाए रखने, शोषण करते रहने और जातिवाद के दंश को झेलते रहने के लिए मजबूर किया गया है, उसी दिशा में इन्हें और आगे ले जाया जाएगा। ओबीसी की जनगणना तक नहीं की जा रही है। इस देश में पशु पक्षियों की जनगणना होती है, पेड़ पौधों की जनगणना होती है, लेकिन पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं ओबीसी के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग, अति पिछड़ी जातियों के लोग, जो गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इनकी गणना तक नहीं की जा रही है और उस पर मोदी सरकार अडिग है कि हम गणना नहीं कराएंगे। अगर किसी राज्य को कराना है तो वो करा ले। नीतीश कुमार तैयार हो गए और उन्होंने शुरू कर दिया अपने राज्य में जनगणना करने के लिए ओबीसी की नए सिरे से। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 में आई और 2019 में और ताकत के साथ आई, आज किस मुकाम पर खड़ी है और किस रूप में अपनी समीक्षा कर रही है, उसे पता है कि 2024 का जो नतीजा आने वाला है। उसने सर्वे कराया होगा, अंदरूनी सर्वे होता है हर पार्टियों का जब वे सत्ता में होती हैं, और अंदरूनी सर्वे में पता चला होगा कि अगली बार नहीं आने वाले हो, इसलिए ये कुकर्म किए जा रहे हैं। बेरोजगारों को सब जवाब दिखाया जा रहा है 10 लाख नौकरियां देने का, बेरोजगारों को अग्निवीर बनाने की, अग्निपथ पर आने की बात कही जा रही है, लेकिन किसी के गले नहीं उतर रहा है। और बेरोजगारों की दुखती रग पर इन्होंने जब हाथ फेर दिया तो बेरोजगार सड़कों पर आ गए। और बेरोजगारों का आंदोलन 2 दिन में कितना बढ़ा है आपने देखा होगा, और कल तीसरा दिन है। कल देखिएगा क्या स्थिति होती है। हर रोज जंगल में आग की तरह बढ़ रहा है बेरोजगारों का विस्फोट। इनके मन में जो दबी हुई भावना थी, चिंगारी थी, वो चिंगारी अब आग का रूप ले ली है और आगजनी भी हो रही है। किसानों की तरह ये शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कर सकते। तो साथियों, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 में 180 पर भारत है। मतलब कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है पर्यावरण की, जिसमें 180 देशों का अध्ययन किया गया है। तो उस 180 में भारत की स्थिति 180 नंबर पर है। 1-2 से लेकर के 179 तक नहीं है, 180 पर। मतलब से सबसे गया गुजरा देश पर्यावरण के लिहाज से है, विषाक्त माहौल से को लेकर के है, तो वो भारत है दुनिया में। और जिस देश में जितनी मौतें पर्यावरण की वजह से, प्रदूषण की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से होती है, उतनी मौतें दुनिया के किसी भी देश में नहीं होती हैं। और इन आंकड़ों को छिपा लिया गया और गोदी मीडिया ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं किसी को कि भारत का 180 देशों की लिस्ट में 180वें पायदान पर है, बताया ही नहीं। तो इस तरह से भारत हर एक दृष्टि से कुख्यात हो रहा है। और WHO की रिपोर्ट तो आपने सुनी ही होगी। अभी पिछले महीने WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई थी, कोरोना की वजह से भारत में 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। और इस रिपोर्ट को भी जिस तरह से मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने झुठलाया था
और कहा था कि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि अनुमान पर आधारित आंकड़े हैं और अनुमान के पर आधारित आंकड़े गलत होते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को गलत ठहरा रहा है मोदी सरकार का स्वास्थ्य विभाग। मोदी सरकार और मोदी सरकार के जितनी एजेंसियां हैं और मोदी सरकार में जितने मंत्री हैं, ये सब सच्चे हैं। बाकी पूरी विपक्ष के लोग और पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की एजेंसियां, पूरी दुनिया के संस्थान सब झूठे हैं। सिर्फ मोदी जी और मोदी जी के मंत्रिमंडल के लोग सच्चे हैं। भारत के लोकतंत्र को लेकर के फ्रीडम हाउस से एक आंकड़े आए हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि भारत आजाद लोकतंत्र, मतलब कि 1947 से लेकर के 2013 तक जो भारत था वो प्रगतिशील भारत था, आजाद लोकतंत्र था। लेकिन इसकी आजादी और इसकी प्रगति अब आंशिक हो गई है। भारत आंशिक लोकतंत्र में तब्दील हो चुका है। चले थे मेड इन इंडिया की बात कर रहे थे कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दुनिया भर के सब जवाब दिखाए गए थे भारतवासियों को, देशवासियों को, मतदाताओं को। लेकिन न तो एक भी ट्रेन चली, बुलेट ट्रेन, और न एक भी स्मार्ट सिटी बन पाई, न किसानों की आय दुगनी हो पाई, न अच्छे दिन आ पाए, न किसी को 15 लाख मिल सके। अलबत्ते भारत की जो स्थिति पहले थी, एक आजाद लोकतंत्र के रूप में थी, वो आजाद लोकतंत्र अब आंशिक लोकतंत्र हो गया है। और क्या पता कि इन 2-3 सालों में लोकतंत्र खत्म ही हो जाए और जहां पर ये आंशिक लोकतंत्र है, यहां पर राजतंत्र लिखने को मजबूर होना पड़े विदेशी संस्थानों को, जो इस मामले में रिसर्च करते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं। इसी तरह से स्वीडन की एक संस्था ने लोकतंत्र की रेटिंग की और इसके हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी चेहरे को बेनकाब किया है। भारत में सहिष्णुता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। भारत सरकार जो कि सभी के वोट से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी के वोट से भारत सरकार बनी है, उसमें से सिर्फ वो कट्टरपंथी हिंदुओं की सरकार रह गई है। कट्टरपंथी हिंदुओं के बारे में सोचती है, न मुसलमानों के बारे में सोचती है, न ईसाइयों के विकास के बारे में सोचती है, न बौद्धों के विकास के बारे में सोचती है तो केवल और केवल हिंदुओं के विकास के बारे में, हिंदुओं का एजेंडा लेकर के चलती है, हिंदुओं के लिए मंदिर बनाने का काम करती है, हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करती है और हिंदुओं के लिए तिजोरी खोल देती है आर्थिक बदहाली के बावजूद। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 116 देशों का अध्ययन किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब होता है कि विश्व में भूखे लोगों की कैसी स्थिति है, भूखे लोगों की सूची है ये। इस भूखे लोगों की सूची में 116 देश हैं जहां पर की भूखमरी ज्यादा है। तो 116 में 101 स्थान पर भारत खड़ा हुआ है। मतलब भूखमरी के मामले में भी भारत नंबर 1 है। 15 देश ऐसे हैं, वो दक्षिण अफ्रीका के होंगे, छोटे मोटे देश जहां पर की संसाधन कम है, वहां की स्थिति भारत से ज्यादा बुरी हो सकती है। लेकिन भारत की जलवायु, भारत का संसाधन, भारत में प्राकृतिक संसाधन जितने हैं उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इसलिए भारत भूखमरी के देशों में शामिल हो गया है और पिछली साल इसकी स्थिति 94 नंबर पर थी। 116 में
94 नंबर पर थी और इस साल 101 नंबर पर हो गई है। और हो सकता है कि अगले साल ये भी 116 में 116 पर आ जाए, क्योंकि जिस तरह से भूखमरी की स्थिति है और सरकार अनाज बांट रही है, और अनाज बांटना जब बंद कर देगी तब और भूखमरी बढ़ जाएगी, और जब और भूखमरी बढ़ जाएगी तो आज 101 नंबर पर है तो ये 110 या 112 115 तक पहुंच जाएगा। तो जिस तरह से मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, अपनी उपलब्धियों का बखान करती है और अपनी सफलता को गिनाती है, कोई सफलता उसने नहीं हासिल की है, बल्कि असफलता ही हासिल की है। और जितने कानून बनाई है और जितने कानून को ला करके देश को तबाह करने की कोशिश की है, वो चाहे CAA NRC कानून हो, जिससे कि लोगों की नागरिकता खत्म करने की साजिश रची जा रही थी। नागरिकता इसलिए खत्म की जा रही थी कि OBC SC ST के लोग, मुसलमान लोगों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी तो सिर्फ सवर्ण लोग बचे रहेंगे, या OBC SC ST में जो ऊंचे लेवल पर हैं, जो विकसित हो चुके हैं, वे लोग बचे रहेंगे, संपन्न लोग बचे रहेंगे, बाकी गरीब लोग सबकी नागरिकता खत्म, उनका राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार खत्म। और मुसलमानों को तो इस देश से निकालने की साजिश रची जा रही थी, बाहर के देशों से हिंदुओं को बुलाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन उस साजिश में नाकाम नहीं हो सके। और अब 2024 आने वाला है, इसलिए फिर से CAA NRC लाने की हिम्मत नहीं करेगी मोदी सरकार। पेरिस की एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में आधी आबादी, मतलब 140 करोड़ अगर आबादी है, तो उसमें से 70 करोड़ के ऊपर जो ऊंचे लेवल पर लोग हैं, उनकी आमदनी 11,66,000 है, और 70 करोड़ से नीचे वालों की आमदनी 53,610 करोड़ है। मतलब कि 65% लोग बहुत ही गरीब हैं, उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, और अगर किसी को विकास का फायदा मिल रहा है तो वे ऊंचे लोग, अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट के लोगों को मिल रहा है, जिनकी की संपत्ति कोरोना काल में भी बढ़ करके कई गुना हो जाती है। और गरीबों की स्थिति ये होती है कि जो किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, किसी छोटे उद्योग में काम कर रहे होते हैं, उन्हें निकाल करके बाहर कर दिया जाता है और पैदल अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसमें से कितनों की मौतें हो जाती हैं। इस तरह से भारत सरकार अपनी पीठ अपने से थपथपा ले, लेकिन पीठ थपथपाने वाला कोई काम नहीं कर रही है, भारत को विकास से विनाश की ओर ले जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर चैनल को।